हेलो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं 20 तक, वो हम इससे पहली वीडियो में करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस सेट है, ये एसपीडी की बुक से कराए जा रहे हैं, जो कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी प्रचलित है। और रेलवे के एग्ज़ाम में जो अधिकतर प्रश्न इसी से आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी जो है आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न है 21, ये है कि परम दाब है। तो इसमें ऑप्शन है गेज दाब प्लस 1 बार, गेज दाब प्लस 2 बार, या फिर गेज दाब माइनस 1 बार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गेज दाब प्लस 1 बार। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फेमटो बराबर होता है। तो इसमें ऑप्शन है 10⁻⁻18 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, या फिर 10⁻⁻12 मीटर, या फिर 10⁻⁻6 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी। एक फेमटो जो बराबर होते हैं वो होते हैं 10⁻⁻15 मीटर के। और हमारा नेक्स्ट है कि ताप का एसआई मात्रक है। तो इसमें ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, एंगस्ट्रम, या फिर केल्विन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केल्विन, यानी कि ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। और हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है। तो इसमें ऑप्शन है वाट में, कैंडेला में, डेसिबल में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पृथ्वी की तीव्रता है वो मापी जाती है डेसिबल में। और जो हमारे सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती है वो 40 से 50 डेसिबल होती है। और 60 से 70 जो डेसिबल से ऊपर अगर ध्वनि होती है तो वो ध्वनि प्रदूषण में आती है। और जो जेट इंजन होते हैं, जो हवाई जहाज़ों के इंजन होते हैं, इनकी जो आवाज़ होती है वो 100 डेसिबल के आसपास होती है और इससे भी ज़्यादा होती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है, मतलब कि ध्वनि प्रदूषण के लिए। आपने देखा होगा कि कितनी ऊंचाई पर वो हवाई जहाज जो जेट उड़ते रहते हैं, फिर भी उनकी अगर अगर हमारे ऊपर से गुजरते हैं तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो इसमें ऑप्शन है न्यूटन, कैंडेला, लक्स, या फिर नेपियर। तो जो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है कैंडेला, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की पिच यानी कि तीक्ष्णता का निर्धारण होता है। तो इसमें ऑप्शन है गति से, आयाम से, आवृत्ति से, या फिर प्रबलता से। तो इसका जो ध्वनि की पिच है यानी तीक्ष्णता, उसका जो निर्धारण होता है वो होता है आवृत्ति से। यानी कि आवृत्ति के द्वारा जो है हमारे जो ध्वनि की पिचनेस नापी जाती है। यानी कि ध्वनि में जितनी अधिक जो है पिचनेस होगी, ध्वनि उतनी ही दूर तक जाएगी। यानी कि मच्छर की जो आवाज़ होती है उसमें पिचनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो हमारे कानों में ध्वनि चुभती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता अधिक है। तो इसमें ऑप्शन है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, या फिर न्यूट्रॉन। तो जो सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग वो होती है गामा किरणों की, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो इसमें ऑप्शन है शक्ति का, विभवांतर का, विभव का या फिर ऊर्जा का। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है वो होता है ऊर्जा का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है वो ऊर्जा का होता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। देखिए आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कि विद्युत धारा की इकाई है, तो इसमें ऑप्शन है एम्पियर, ओम, वोल्ट या फिर कूलॉम्ब। कूलाम होती है, कूलाम्ब लिखा हुआ है इसमें। तो इसका जो विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर, यानी ऑप्शन ए विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि हेनरी इकाई है, तो इसमें ऑप्शन है विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, प्रेरकत्व का या फिर प्रतिरोध का। तो हेनरी जो इकाई होती है वो होती है प्रेरकत्व का जो है हेनरी इकाई होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो इसमें ऑप्शन है हेनरी, कूलाम, एम्पियर या फिर सभी। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, यानी ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है कि रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है, तो इसमें ऑप्शन है H2CO3, HNO3, H2SO4 या फिर HCl। तो इसका जो रसायन उद्योग में जो मूल रसायन माना जाता है वो माना जाता है H2SO4 को, यानी कि मतलब H2SO4 मूल रसायन माना जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं। H2SO4 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा कि विटामिन के का रासायनिक नाम है, तो इसमें ऑप्शन है फिलोक्विनोन, कैल्सिफेरॉल, नियासिन या फिर बायोटीन। तो जो विटामिन का के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसमें ऑप्शन है NaOH, NaCl, NaCO3 या फिर Na2CO3। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH। तो NaOH जो होता है वो कास्टिक सोडा का रासायनिक फॉर्मूला होता है। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र है, तो इसमें ऑप्शन है D2O, H2O, M2O या फिर C2O। तो ये जो है इसका तो आप सभी को पता होगा कि जल का रासायनिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो इसमें ऑप्शन है वोल्ट मीटर, एनीमोमीटर, कंप्यूटेटर या फिर एमीटर। तो इसका जो विद्युत धारा है उसका जो मापन करते हैं वो करते हैं एमीटर से, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो परिवर्तित करता है, तो इसमें ऑप्शन है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या फिर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो इसका जो राइट आंसर है जो डायनेमो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डायनेमो का हम उदाहरण देख सकते हैं, जो जनरेटर होता है वो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित करता है, तो जो जनरेटर का आगे जो बिजली का वो बनाया लगा होता है तो उसी ही डायनेमो कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। तो फार्मर जो होते हैं वो किस प्रयोग में आते हैं? तो इसमें ऑप्शन है केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में, दोनों एसी और डीसी परिपथ में, या फिर एकीकृत परिपथ में। तो जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो केवल एसी परिपथ में आते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना, या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना। जैसा कि हमारे आस पास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, और हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में कन्वर्ट होने के बाद हमारे घरों तक जो है बिजली आती है, जिससे उसकी जो पावर कम रहती है, इतनी हाई नहीं हो पाती। यानी कि जो ऊपर बड़ी लाइन आती है उसमें 11,000 वोल्टेज आते हैं, और जो हमारे घर में जो है लाइन आती है उसमें 220 वोल्टेज आते हैं। तो वो जो है ट्रांसफार्मर यही काम करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन है एस्ट्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर, या फिर बैरोमीटर। तो सूर्य की जो किरणों की जो तीव्रता मापने में जो उपकरण उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एक्टियोमीटर को, यानी कि एक्टियोमीटर को। एक्टियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? तो इसमें ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस, या फिर अपसारी लेंस। तो फाइंग जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति जो प्रयुक्त होता है वो होता है अभिसारी लेंस। अब हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न, और ये है कि प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा? तो इसमें ऑप्शन है कोपरनिकस, न्यूटन, रोमर, या फिर गैलीलियो। तो जो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम नापा था वो नापा था रोमर ने। तो इस तरह से प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। और आज के प्रश्न इसी के साथ हमारे यहीं समाप्त होते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और कमेंट ज़रूर करना आपको कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।